स्टार्ट। महोदय, आज का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस पहलू को उठाया है। जब ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति उपेक्षा की शिकायतें बहुतायत में हों, राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किए जाने का फैसला निस्संदेह अच्छी खबर है। हालांकि भारत सरकार पिछले 2 साल से इन किलों को विश्व विरासत की सूची में शामिल कराने की कोशिश कर रही थी, मगर अब जाकर उसे कामयाबी मिल पाई है। हालांकि यूनेस्को इसके लिए अलग से कोई धन मुहैया नहीं कराता और न ही ऐसी धरोहरों की देखरेख में किसी तरह की मदद देता है, मगर किसी स्मारक या स्थल के विश्व विरासत की सूची में शामिल होने का लाभ यह होता है कि उससे दुनिया भर के पर्यटक उस तरफ आकर्षित होते हैं। वैसे भी भारतीय इतिहास में राजस्थान के राजपूत शासकों के शौर्य, सुरुचि और भवन निर्माण आदि में अभिनव प्रयोगों के ढेर साक्ष्य होने के चलते वहां विदेशी सैलानी खूब आते हैं। इन स्थानों की साज संभाल और सैलानियों के लिए सुविधाओं के बेहतरी की उम्मीद भी की जा सकती है। फिलहाल इन 6 किलों में से 4 की देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है और 2 की राजस्थान सरकार। इस फैसले से उनका मनोबल बढ़ा होगा। अभी तक भारत के केवल 29 स्मारक विश्व विरासत की सूची में शामिल हैं, जिनमें से 23 सांस्कृतिक श्रेणी में हैं और 6 प्राकृतिक विरासत की श्रेणी में। ताजा उपलब्धि से उत्साहित संस्कृति मंत्रालय का कहना है कि वह हिमाचल के प्राकृतिक पार्क और असम के द्वीप को भी इस सूची में शामिल कराने की कोशिश करेगा। किसी सभ्य समाज की पहचान इस बात से भी होती है कि वह अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को सहेजने संभालने को लेकर कितना गंभीर है। अच्छी बात है कि संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में प्रयासरत है, मगर महज कुछ स्मारकों तक सीमित रहकर इस मकसद को पूरा नहीं किया जा सकता। आज भी हजारों स्मारक ऐतिहासिक स्थल उपेक्षा के शिकार हैं। उनके परिसरों पर अवैध कब्जे हैं, उनकी दीवारें और उन पर उकेरे चित्र, नक्काशी वगैरह प्राकृतिक प्रकोप के चलते नष्ट हो गए हैं। न तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उन पर ध्यान देता है, न राज्य सरकारें जिन ऐतिहासिक स्थलों की देखरेख होती भी है उनके मूल स्वरूप को बचाए रखने की जुगत नहीं दिखाई देती। ज़्यादातर जगहों पर पुरातत्व विभाग वैधानिक चेतावनी की तख्ती टांग कर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेता है। सभापति महोदय, मैं सारे देश के किसानों की स्थिति यहाँ सदन के सामने रखना अपना कर्तव्य मानता हूँ। हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष बाढ़ के कारण इतना नुकसान हुआ कि धान और सेब, जो कि वहाँ की मुख्य पैदावार है, उस क्षेत्र से सेब का आवागमन नहीं हुआ। 10 लाख से लेकर 12 लाख तक सेब की पेटी हर वर्ष वहां से निकलती थी, उसका आवागमन नहीं हुआ और वह वहां पर पड़ा सड़ गया। इस संबंध में
बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन यह सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल पाई। पिछले दिनों हमने और कई माननीय सदस्यों ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि इन सारे राज्यों के बारे में यहाँ चर्चा की थी कि भारतीय खाद्य निगम उनकी फसल को खरीद नहीं रही तथा उसने वहाँ कोई केंद्र नहीं खोले। जब उनकी खरीद नहीं हुई तब किसान मजबूर होकर उन्हें औने पौने दामों में बड़े व्यापारी को बेचने के लिए मजबूर हो गए। उनकी धान और अन्य फसलों की लागत भी नहीं निकल पाई। नतीजा यह हुआ कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसकी कमर टूट गई। राजस्थान और खासकर मध्य प्रदेश, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के बारे में पूछ रहे थे, वहाँ सोयाबीन की सर्वाधिक पैदावार होती है। कुछ हिस्से महाराष्ट्र और राजस्थान के भी हैं जहाँ सोयाबीन की फसल पैदा होती है। इस सरकार के आने से खाद्य तेलों के आयात के ऊपर 30 से 40% तक आयात शुल्क होता था, लेकिन आज वह घटकर 10% कर दिया गया। हमारे देश का जो तिलहन किसान है वह टूट गया। सोयाबीन, सरसों, तिल, अरंडी और अन्य जितने भी तिलहन के बीज हैं उन सब का किसान पूरी तरह से निराश होकर बैठा हुआ है। यह स्थिति वहाँ की हुई 13 वर्षों में न्यूनतम कीमतें आज जिसकी मिल रही हैं वह सोयाबीन की मिल रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र की आज यह स्थिति है। यही कारण है कि आज किसान आत्महत्या करने पर उतारू है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि दक्षिण भारत के राज्यों में नारियल, कॉफी, रबड़, सुपारी और चाय काफ़ी मात्रा में पैदा होती है। आयात शुल्क में भारी कमी होने की वजह से बाहर के देशों से सस्ते दामों पर फसल यहाँ आने लगी। उसका नतीजा यह हुआ कि नारियल और चाय से लेकर हर चीज़ की कीमत आज नीचे चली गई। आज दक्षिण भारत का किसान बिल्कुल सड़क पर आने की स्थिति में खड़ा हो गया है। स्टॉप।